हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लोप डेवलपमेंट क्या होता है। ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज का चैप्टर नंबर 7 है। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले जानना जरूरी है इंट्रोडक्शन में कि स्लोप होता क्या है। स्लोप कुछ नहीं है, बस एक इंक्लाइन सरफेस है, एक ऐसा ग्रेडियंट है जो डिटरमाइन करता है कि किस लेवल का इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन होता है ढलान। अब ये एक हमें डिस्टेंस बताता है। अगर हम इसको कैसे बताएंगे कि कितना स्लोप है, तो हम इसका डिस्टेंस नापेंगे, डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा इसका कितना डिस्टेंस है, तो क्रेस्ट से लेकर फ्लोर तक। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फ्लोर तो सबका नीचे होता है, ऊपर सीलिंग होती है, तो सी से क्रस्ट, सी से सीलिंग, तो क्रस्ट से लेकर फ्लोर तक का जितना भी डिस्टेंस है वो हमारे स्लोप का ग्रेडियंट बताता है कितना इंक्लाइंड है। अब स्लोप डेवलपमेंट क्या होती है? स्लोप डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है लैंडफॉर्म की। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, हाईलाइट करिए उसे। स्लोप डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है लैंडफॉर्म की, हिल्स की, माउंटेन्स की, जो कि जियोलॉजिकल फीचर और इन्वायरमेंटल फैक्टर से डिटरमाइन होती हैं। स्लोप डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है फैक्टर्स का, क्लाइमेट, टोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब का। बेसिकली स्लोप डेवलपमेंट कुछ नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फोर्स है कि भाई आपका स्लोप कैसे डेवलप हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि ये एक पहाड़ है और मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिंग फोर्स लगी है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, जो कि डिपोजिशन और इरोजन कराता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा, तो धीरे धीरे ये इस तरीके से चेंज होती रहेगी। इस पे फोर्स लगा, अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है डिपोजिशन ज्यादा देखेगा। जो जो भी यहाँ का इरोडेड मटेरियल होगा, इरोडेड डेब्रीज होगा, डेब्रीज कह लो उसको, तो वो यहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएगा इस जगह पे। तो ये कैसे बना? दिस इज स्लोप डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप। हर चीज की एक जेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है कि एक स्लोप कैसे बना होगा। स्लोप प्रोड्यूस हो सकता है एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से। बहुत सही बात है। अभी हमें पता है, हर बच्चे को पता होगा कि एंडो और एक्सो में क्या फर्क होता है। एंडो एक्स एक्स है और एक एंडो है। ये दो प्रोसेसेस होती हैं जिससे हमारी स्लोप डेवलप होती है। अब एंडोजेनेटिक स्लोप्स कैसी होंगी? ये टेक्टोनिक होती है। एंडो मीन्स होता है जो चीज धरती के अंदर हो रही है। अगर मैं किसी चीज को धरती के अंदर करूंगी तो मैं उसको क्या कहूंगी? ये टेक्टोनिक स्लोप है। ये तो किसी ना किसी अर्थ की वजह से हुआ है ना। अर्थ के अंदर इतनी ज्यादा प्रोसेसेस होती रहती हैं, इतना ज्यादा लावा बनता रहता है, प्लेट्स चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से अगर कोई स्लोप बन रही है तो मैं उसको कहूंगी कि ये एंडोजेनेटिक स्लोप की वजह से हो रही है। मतलब इनको मैं टेक्टोनिक स्लोप्स भी कहूंगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि एंडोजेनेटिक स्लोप्स आर आल्सो कॉल्ड टेक्टोनिक स्लोप्स। ये क्यों बनते हैं? अर्थ की इंटरनल प्रोसेसेस से। अर्थ कोई ना कोई प्रोसेस करती रहती है, चलती रहती है, जिसकी वजह से स्लोप बनता है। ठीक है, जैसे कहीं फोल्ड हो सकता है, कहीं फोल्ट हो सकता है, कहीं लिफ्ट वैली बन सकती है, या कहीं वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है। ये बात बताने की तो नहीं है कि वॉल्केनिक इरप्ट होगा तो किस टाइप का लैंडफॉर्म बनेगा, या तो वो अगर लावा उसमें से जो निकला है या तो वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा। तो ये बात सबको पिछले वीडियोस में नहीं पता, और अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे रिजल्ट में क्या बनता है? हिल्स बनती हैं, प्लेट्यूज बनती हैं, कोन्स बनते हैं। हिल्स क्या? छोटी छोटी पहाड़ियां बनेंगी, प्लेट्यूज पठारे बनेंगी, कोन्स बनेगा। इस तरीके से कोई ना कोई होगा। अब वो क्या डिटरमाइन करेंगे? अगर इंडोजेनेटिक फोर्स, एग्जैक्टली स्टीपनेस मैटर करेगी। ठीक है, और ये उसके फीचर्स हैं। बहुत टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात जो बहुत मेजर होती है, जो कि प्रीलिम से पूछा जाता है कि जो एंडोजेनेटिक होते हैं वो रातों रात हो जाती है, रात में ही हो जाती है? नहीं, उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखो कोई चीज अंदर से आ रही है, अंदर से कोई एक चीज एक बार तो फटती नहीं है, उसको टाइम लगता है। ग्रेजुअल चेंजेस उसमें दिखते हैं, यू कांट सी फ्रीक्वेंट चेंजेस। ओके, तो इसमें क्या होता है, दीज फीचर्स बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस होती हैं, बहुत टाइम लगता है सरफेस पे आने के लिए, उसके बाद जाके ही स्लोप बनती है। तो अगर एंडोजेनेटिक आएगी, आप 2 मार्क्स में अच्छा खासा इसमें लिख सकते हो। 3-4 मेजर पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखो और वही नोट्स में लिखो। पूरी पूरी लंबी लंबी लाइंस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती, वो लिखना मात्र बेवकूफी होती है। आप यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगी, आप वहां से भी अपने नोट्स बना सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात करते हैं हम एक्सोजेनेटिक की। नाम ही बता रहा है एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की तरफ से, कुछ ऐसा बाहर हुआ जिससे स्लोप बना, बस। These slopes are an outcome, आउटकम पता है, कोई ना कोई रिजल्ट में निकला है।
एक्सटर्नल प्रोसेस के, जो कि हुआ है अर्थ की सरफेस से बट निकल के बाहर आया है, जैसे कि इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग, ये सब टर्म्स हमने पढ़ी हुई है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको ये टर्म्स के मतलब नहीं पता तो इस वीडियो को स्टॉप करके पहले पुरानी वीडियोस देख के आए, क्योंकि ज्योग्राफी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलती है। आज का जब समझ आएगा जब कल का पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वेदरिंग, मास वेस्टिंग हमने बहुत क्लियरली कराया है इसकी वीडियोस में, तो आपको समझ आ जाएगा। These processes consistently operate upon the surface and regularly create, रेगुलरली ही हमारे स्लोप्स बनते रहते हैं और कंसिस्टेंटली ऑपरेट होती हैं इस पे कोई ना कोई एक्टिविटीज। द स्लोप क्रिएटेड बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कैन ब्रॉडली बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब जो एक्सोजेनेटिक से होगी वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगी, या तो इरोजनल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशनल, या फिर डिपोजिशन। देखो दो प्रोसेसेस हमेशा एक्सोजेनेटिक में होती हैं, या तो इरोड होगा, लेके चला जाएगा साथी, या फिर आपके साथ ही बैठ जाएगा, जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इरोजनल सरफेस फॉर्म होते हैं, या तो विंड लग रही है, या रनिंग वाटर है, वेव्स आ रही है, ग्लेशियर्स आ रहे हैं, इरोड करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना, वो अपने साथ ही इरोड कर जाती है। डिपोजिशन क्या होती है, थोड़ा ये शांति वाले लोग होते हैं, शांति, इनको चाहिए शांति, एक दिल भी बना देते हैं शांति के साथ, तो शांति चाहिए होती है, ये वहीं ठहर जाते हैं, इनके अंदर पेशेंस होती है। डिपोजिशनल स्लोप्स क्या होती है, वो भी सेम एजेंट से होती है, प्रेशर इतना है बट कुछ ऐसा होगा कि जो वहीं बैठ गई, जैसे नेचुरल लेवीज। आई होप मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आपको लेवीज का मतलब पता होगा। लेवीज का मतलब क्या होता है, एनीवन? आप अभी जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेवीज का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कि हम देखते हैं समुद्र सा है, ये थोड़ी ड्राइंग, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सारा कुछ, इसको कहते हैं हम नेचुरल लेवीज, मतलब डिपोजिशन वाला एरिया। यहाँ पे जैसे यहाँ से कुछ कुछ बहकर आ रहा है, इरोजन में हो रहा है, और सीधा इसने यहाँ पे आके बिठा दिया, इसको डिपोजिट कर दिया, दिस इज डिपोजिशन। ठीक है, मोरेन्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लेशियर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, विंड प्रोड्यूसेस सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, मशरूम रॉक्स बन जाती हैं, ये रोड भी हो रहा है यहाँ पे नीचे, डिवोसिव एल्यूवियल फैंस कह लो जिसका एग्जांपल, इस तरीके से होता है डिपोजिशनल सरफेस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्लोप। एक स्लोप कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। बेसिकली स्लोप के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट हम मेजर कौन सा पढ़ते हैं, कन्वेक्स, कनकेव, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स स्लोप एक ऐसा होता है, डेनुडेशनल प्रोसेसेस लगते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, जो एंगल होता है ना इसका, वो जैसे जैसे नीचे जाएगा इंक्रीज होगा थोड़ा सा, और डाउन स्लोप क्रेस्ट की तरफ। वेदरिंग और सोइल क्रीप इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव एजेंट रहते हैं। इसमें कुछ मेजर पॉइंट है जो कि आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। ये वाला पॉइंट, वेदरिंग एंड सोइल क्रीप, सॉरी, पहली बार ये दिया किसने था, ये पेंक ने दिया था। पेंक आपको पता ही होगा कौन थे, ये बहुत बड़े अच्छे जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, वो तो अर्ली डेथ होने के कारण ये और ज्यादा बता नहीं पाए, तो इनकी थ्योरी तभी चैलेंज हुई, इनकी डेथ हो चुकी थी। अगर इनकी डेथ ना हुई होती तो इनकी थ्योरीज बहुत मुश्किल है चैलेंज करना। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्टोरी थी। तो जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने बताया था कि एक स्लोप कन्वेक्स भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ फोटो में देखूं, इस तरीके का होता है कन्वेक्स स्लोप, ये उल्टा सी बनाता है, ये इस तरीके का होता है कन्वेक्स स्लोप। अब बात करते हैं हम आगे कनकेव की। कनकेव क्या होता है, उसकी धीरे धीरे स्टीपनेस कम होने लग जाती है जैसे वो एलिवेशन की तरफ जाता है, मतलब जैसे उसकी थोड़ा सा ग्रेडियंट की तरफ या इंक्लाइंड होने की तरफ जाता है, तो उसका जो स्लोप होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये स्लोप इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद कनकेव ऊपर बेटर सपोर्ट देता है ओवरलाइंग स्नो पैक, देन डू कन्वेक्स स्लोप। उसके बाद रेक्टेंगुलर। हिल स्लोप प्रोफाइल थोड़ी सी इसमें स्ट्रेट रहती है। अगर पेपर में एलिमेंट्स आते हैं, वैसे तो नहीं आते बट अगर कभी भी आ जाए 2 मार्क्स में, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ये आपका तरीका रहेगा लिखने का, ये ऐसे ही बना सकते हो, डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, ये हो गया। इट ग्रेडियंट्स वेरीज लिटिल इन एन एरिया यूनिफॉर्म, ये भी पेंक ने था, ये सब है रेक्टेंगुलर, मतलब हिल स्लोप पे थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा, ज्यादा नहीं, बस इतना ही है, एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट, फ्री फेस। फ्री फेस क्या होता है, ये जस्ट बिलो दी समिटल कन्वेक्सिटी, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। इट फाउंड अ स्टीप वॉक लाइक अ स्लोप कॉल्ड स्क्रैप और फ्री फेस स्लोप। It consists of bare rock on an account that steepness and account of steepness, slope, no rock, no debris.
कोई पत्थर नहीं, कोई कचरा नहीं। देखते हैं कैसे। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात करें, अगर मैंने यहां से कोई कचरा फेंका ऊपर, इधर आया, मैंने कोई यहां से छोटा 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 कचरा फेंका, कन्वेक्स पे आया, उल्टा सी मैंने आपको बताया, क्या यहाँ पे कोई कचरा रुक सकता है? कोई एक पत्थर भी रुक सकता है? खुद सोचो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। क्या कोई भी कचरा फ्री फ्रेस पे रुक सकता है? नहीं रुक सकता। वो या तो यहाँ जाएगा रेक्टिलाइनर पे, या वो कनकेव पे रुकेगा, या वो बिल्कुल ही नीचे बैठ जाएगा। और वो कहाँ रुक सकता है? यहाँ नहीं रुक सकता। तभी इसने बोला नो स्लोप नो रॉक टावरेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्लोप डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो स्लोप डेवलपमेंट पे करते हैं, मतलब कैसे एक स्लोप डेवलप हो सकता है, किन किन कारणों की वजह से हमारी स्लोप डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो चेंज होती है। सबसे पहले है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी क्या होती है? लिथोलॉजी पहले तो दो वर्ड से बनी है, लिथो प्लस लॉजी। लॉजी होती है किसी भी चीज की स्टडी, और लिथो होता है सॉइल। लिथोस भी कह सकते थे इसको, लिथोलॉजी लिखा है बट लिथोस भी कह सकते थे। कोहेसिव सॉइल सच एज क्ले आर मोर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, एंड रेजिस्ट मूवमेंट दस क्रिएट स्टीप स्लोप्स। मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, नोट्स में यही लिखना है और इधर उधर का नहीं। इसने बोला है कि जो कोहेसिव होती है, जो बहुत टाइट वाली सॉइल होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, तो वो ऐसी जगह पे इकट्ठी हो जाती है कि वो जो मूवमेंट को रेजिस्ट कर देती है, मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने देती, जिसके कारण जितने भी स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, खड़े वाले स्लोप होते हैं। और कोई अगर इनकोसिव सैंडी सॉइल होगी, मतलब बालू की तरह होगी, बिल्कुल रेती जैसी होगी, तो वो क्या करेगी, अपने साथ ही ले चलेगी कि चलो और इकट्ठे घुमाते हैं। मूवमेंट इन इरोजन हो जाती है, जो कि एक जेंटल स्लोप बनाती है। बस दो ही पॉइंट लिखना है, नोट्स में आप लिखोगे तो कोहेसिव इस तरह की, इनकोहेसिव इस तरह की। ठीक है, अब देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट एक स्लोप डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है, जैसे अगर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, थर्मली मतलब कोई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है, तो जो रॉक या सोइल है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो फैलेगी। ठीक है, और अगर द फ्रीजिंग एंड द थविंग ऑफ वाटर, थविंग ऑफ वाटर हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था क्या होता, तो वो जो फैलेगी, उसमें जो क्रैक्स और पोर्स बनेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्रैक्स बनेंगे। ये है, अगर इसको हम वार्म कर देते हैं, अगर हम इस पर थर्मल ऐसा टेम्परेचर इफेक्ट देते हैं, हम इसको गर्म कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये सब दिखेगा। बट अगर मैं इसको फ्रीज करूंगी ना, तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। अगर इसके अंदर क्रैक्स हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ऑर्गेनिक मटेरियल देखूंगी, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल का इसका स्टे होगा, कोई ना कोई डिकम्पोजिशन होगा। यही तो कहना चाह रहे हो। कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, वही वेदरिंग है कि वेदरिंग ज्यादा फ्री फेस को करता है, ज्यादा वेदर्ड कर देता है, डिपोजिशन है, इरोजन है, इन ये सब चीजें इसमें देखी जाएंगी जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में। अगला है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर क्या होता है? कुछ वेजिटेशन क्या होती है जिसमें लूज सोइल और यूज होती है, और हाई रन ऑफ करता है, एकदम से बहता है, तो वो जेंटल स्लोप को जन्म देता है, जेंटल स्लोप बनाएगा। और कहीं अगर बहुत ज्यादा वेजिटेटेड एरिया होगा, बहुत ज्यादा घने जंगल वाला एरिया होगा, या घनी वेजिटेशन वाला एरिया होगा, तो वो क्या होंगे, बाउंड टुगेदर होंगे, क्योंकि क्या है, वो ग्रुप में है। ग्रुप में अगर कोई भी चीज होती है तो उसमें एक पकड़ दिखती है, तो पकड़ होगी, तो उसके में स्लोप बनेंगे थोड़े से स्टीप, जेंटल स्लोप नहीं बनेंगे, स्टीप स्लोप बनेंगे। और क्या होगा, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वो जेंटल स्लोप एज वेजिटेशन होल्ड दी वेदर मेंटेन इन पोजीशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो गिव अ लाइक, एंड अपने जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे शेयर करें कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब देखते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, यही पोस्ट करके वीडियो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है। हम गला फाड़ के कर चुके हैं कि क्या होती है टेक्टोनिक। अगर मैं यहीं पे लिख दूं एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक, अपने मन में ही सोच लो, अगर कमेंट करने में आलस है, इससे ये पता चलेगा कि कितना फोकस था, एंडोजेनेटिक है या एक्सोजेनेटिक है। सबसे पहले अपलिफ्ट मैकेनिज्म, अगर बाई चांस देखो अंदर से कुछ हो रहा है, अगर अपलिफ्टमेंट हो रही है किसी मैकेनिज्म की, या क्या ही होगा, फोल्ड बनाएगा, फॉल्ट्स बनाएगा,
उससे हमारा स्लोप डिटरमाइन होगा। बहुत अंडरस्टूड बात है। जियोमॉर्फोलॉजी का तो आई थिंक ये नस है, ये तो पता ही होगी फोल्ड्स क्या होते हैं और उससे क्या क्या हो सकता है। अगर फॉल्टिंग होएगी तो एक स्टीप बनेगा, स्कारपेट्स दिखे। देखते हैं थ्योरीज ऑफ स्लोप एवोल्यूशन। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जिसके ऊपर थ्योरीज ना बने। थ्योरीज कुछ नहीं होती। बहुत साइंटिस्ट आते हैं और बहुत जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आते हैं, ज्योग्राफर्स आते हैं और अपनी कथा बताते हैं कि भाई हमें ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता तो ठीक है, चैलेंज कर दो और अपनी थ्योरी ला दो। दिस आर दी थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप डिक्लाइन थ्योरी डेविस की। डेविस की थ्योरी है पैंक की, एल्सिंगिंग की, वुड की, स्ट्रेलर की और सेविगेट की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछी जाने वाली है तीन स्टोरी, डेविस, पैंक और किंग। वुड की थोड़ी कम इंपॉर्टेंट और स्ट्रेलर और सेवेजर का ये रहता है। बट कुछ भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना, मैं अभी डालूंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो आप देखना कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लोप डिक्लाइन थ्योरी ऑफ डेविस। डेविस क्या कहता था? डेविस एक रेवोल्यूशनाइज और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म लाया था लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की। ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे। डेविस का बहुत सिंपल फंडा था, कहता था कि जब यूथ होगा ना, उसका मतलब अपने यूथ स्टेज पे होगी, जैसे कि हम जो भी समझेंगे डायग्राम देखते रहेंगे साथ में। वो ये कहता था जो कि यूथ फेस है, सबसे पहले ये रिवर का एग्जांपल लिया उसने कि जो यूथ फेस है उसमें इरोजन साइकिल वर्क करेगी, बहुत ज्यादा स्टीप होगा। कॉमन पॉइंट पकड़ लो इन पॉइंट्स को। स्टीप होगा, कन्वेक्स होगा और बहुत ज्यादा एक्टिव डाउन कटिंग करेगा। ये देखो, यहां से रिवर चली तो वो डाउन कटिंग करती जा रही है। जब आप यूथ वाली सिचुएशन में होते हो, जब आप जवान वाली सिचुएशन में होते हो, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। उसने यही बोला है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, वैसे ही रिवर का होता है। वो अपने यूथ स्टेज पे है, वो स्टीप है और वो इतना ज्यादा तेज गति से चल रहा है कि वो वैली को डीप करता जा रहा है, वो वेदरिंग प्रोसेस को काटता हुआ जा रहा है। देखो, वैली डीपनिंग एंड वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं लेटरल इरोजन वर्सन डोमिनेट करता है इसमें, वर्टिकली इरोजन होता रहेगा इस तरीके। अब मेच्योर स्टेज आ गई, अब क्या करेगा तो मतलब स्लोप डिक्लाइन वाली सिचुएशन में आता रहेगा और थोड़ी सी स्मूथ कर्व बनाता जाएगा। ये नहीं कि वो स्टीप बना रहा है, अब उसके अंदर वो मेच्योर हो चुका है, उसके अंदर अब भागने का जुनून इतना नहीं है जितना यूथ स्टेज पे था। तो अब वो क्या कर रहा है, वो एक स्मूथ कर्व बनाया जा रहा है और एक अपनी प्रोफाइल जनरेट करता जा रहा है। स्लोप एंगल कम हो रहा है जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो स्लोप है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये है उसका मेच्योर स्टेज। अब वो बात करता है ओल्ड स्टेज की। ओल्ड स्टेज पे वो ये कहता है कि लेटरल इन्वर्जन दिखता जा रहा है, डाउन कास्टिंग होती है, वाटर डिवाइड हो रहा है और सिग्निफिकेंटली स्लोप डिक्लाइन दिख रहा है। अब आप ये देखो, एक यहाँ पे एक बंदा काट रहा है इस लेवल पे, ये एक एंगल बना रहा है, एक ये बना रहा है और एक ये बनाता जा रहा है। अब ये ओल्ड स्टेज पे आ चुके हैं। इस तरीके से कटिंग इसकी पूरी हो चुकी है, तीनों में इसने यूथ सब दिखा दिया कि भाई इस तरीके से हो सकता है। ये थी डेविस की थ्योरी। डेविस की थ्योरी कुछ नहीं थी, बस उसने तीन स्टेज बनाई, यूथ, मेच्योर, ओल्ड। कोई रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन अपने ऊपर लेके कर लेना, आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अब है स्लोप रिप्लेसमेंट बाय पैंक। ये थोड़ा सा इसका था। स्लोप डिक्लाइन थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड टू बीइंग टू सिंपलिस्टिक। अब सब लोगों को ये भी नहीं हो रहा था, सब कहते हैं कि बहुत सिंपल स्टोरी बनाई है इसने, बहुत सिंपल थ्योरी है, इतना सिंपल तो नहीं चलता है। तो वो यही कह रहा था कि कोई भी लैंडस्केप इवोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई टेक्टोनिक अपलिफ्ट नहीं दिखा रहा, अपना यूथ मेच्योर ओल्ड का गेम खेल रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा डेविस भैया। तब फिर डेविस को चैलेंज करने आया पैंक। पैंक कहता है कि मैं बताता हूँ। तो पैंक ने क्या बोला, पैंक आके ये बोलता है कि द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज रिजल्ट टू कंपटीशन बिटवीन क्रिस्टल मूवमेंट एंड डेनुडेशन। होप यू गॉट इट। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्टोनिक मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना असर्टेन है। वो कहता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। उसके बाद बात करता है कि जो डेवलपमेंट होती है लैंडस्केप की, वो कोई टाइम के डिपेंडेंट नहीं होती, वो कभी भी हो जाती है, वो कोई निर्धारित नहीं है कि इस टाइम पे होगी या इस टाइम पे होगी, मतलब कोई टाइम बाउंड नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं मिस्टर पैंक कि जो शेप है एक हिल की, अगर मैं छोटी सी अपनी हिल ही बना दूं, जो भी हिल की शेप है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंसीजन पे,
कि किस तरीके का रेट हो रहा है, किस तरीके से वो काटती जा रही है। और वो केस बताता है कि भाई कितना रिवर डेब्रिस कलेक्ट कर रही है, कितना हिल्स को बना रही है। वो कह रहे हैं कि इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान दिया जाए। ये मैं कह रहे थे पेंक ने बोला कि 3 कर्स्टल स्टेज उन्होंने बताई। अ स्टेज ऑफ कर्सर ऐसी स्टेज हो सकती है कि जहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो रही हो, मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हो। अब एक ऐसी स्टेज भी हो सकती है जो थोड़ी सी डूम्ड हो, डूम टाइप का स्ट्रक्चर बनाओ, और एक बहुत लिमिटेड एरिया में प्रपोजेस करी जाए और वाइड स्प्रेड में अनलिव देखा जाए, क्योंकि डूम सरफेस है तो वो तो वाइड स्प्रेड में देखा ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इतनी ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो रही है कि देखी नहीं जा रही। 3 बातें बोली, या तो हिल नहीं रहा, नो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट, या तो वो कह रहे हैं कि डोम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और एक वाइड स्प्रेड में हो रहा है, या तो वो ये कह रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट को एग्जिस्टेंट है, देखी नहीं जाएगी, मतलब ऑलवेज को एग्जिस्टेंट रहेगी। तो उसने 3 स्टेट बनाई थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसके नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है, इस बस इसका मतलब पता होना चाहिए, और पेपर में एक बार आया था प्रीवियस ईयर में। मैं डालूंगी आपको टेलीग्राम पे इसके आंसर्स, आप देखना वहां पे, वो वहां पे उसने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, यही एक तो पैंक ने 3 लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बताई थी, हर किसी ने 3 बताई थी। तो जो वाल्टर पैंक थे उन्होंने बताया कि जो लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट हो रही है वो उसकी अपलिफ्टमेंट ऑफ रेट से होती है, मतलब कैसे होगी कि कितना उसका अपलिफ्टमेंट रेट है वो बताएगा। तो उन्होंने ना 3 मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म देखी थी लैंडस्केप डेवलपमेंट में कि कैसे कैसे होगी। सबसे पहले उन्होंने बोली थी प्राइमर ऑफ। प्राइमर ऑफ क्या थी, नाम मोर और लेस इट्स अ प्लेन, मोर और लेस इट्स अ प्लेन। उन्होंने बताया था कन्वेक्स स्लोप है। जो भी फॉर्म थी द गिवन बाय द वेरी स्लो वेक्सिंग ऑफ इरोजन, उन्होंने बोलता कि काफी स्लो वेक्सिंग हो रही है प्राइमर्स में, और मोर और लेस इट्स अ प्लेन। इरोजनल साइकिल शुड बी बिगिन, और उन्होंने बोला कि जो इरोजन की साइकिल है वो हमेशा प्राइमर से ही शुरू होगी। ठीक है, ये सब उन्होंने बताया था कि इस तरीके का डोम स्ट्रक्चर बनेगा और एंड ड्रम पे जाके खत्म होगी। अब बात करते हैं एंड ड्रम्प की। एंड ड्रम्प में क्या था, एक लो एंगल थी लैंडस्केप की, कनकेव स्लोप थी। ये एक फाइनल स्टेज थी इरोजन की जो फॉलो करती है इंसिल्बर्स एंड पिगमेंट्स। अब कैसे पता चलेगा कि एंड ड्रम्प, एक तो पहले एंड है, एंड किसी चीज का मतलब खत्म, कि यहाँ पे वो प्रोसेस खत्म हो रही है। उसके बाद बात करेंगे इंसेल्बर की। इंसेल्बर में वही पिगमेंट से एरोडेड, पिगमेंट जैसे पेडिक्योर होता है, पेडिक्योर पैरों का होता है, पैर हमारे नीचे होते हैं, तो पिगमेंट्स में कहाँ बनेंगे, ऑब्वियसली एंड रफ में, मतलब नीचे बनेंगे। अब बात करते हैं जो डिफरेंस था, द डिफरेंस बिटवीन देम डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। डिफरेंस कैसे पता चलता है कि कितना अपलिफ्टमेंट में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। उसके बाद लो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, इंटरमीडिएट फॉर्म्स, ये रैपिड अपलिफ्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2 पॉइंट्स पढ़ने बहुत जरूरी थे। Pedomentoren, descending erosional benches of an uplift area. The shape is more or less concentric. Bank interrupted as it results of doming. ये सब उन्होंने बताया था, ये कह रही थी बैंक की स्टोरी। ठीक है, चलिए पैरेलल रीट। अब किंग क्या कहते थे, किंग भी अपनी बात कहते थे। इन्होंने पैरेलल रिट्रीट पे ज्यादा फोकस किया था। अगर कभी भी ऐसा है कि एक्सप्लेन पैरेलल रिट्रीट, सो यू हैव टू राइट अबाउट एलसी किंग। एलसी किंग क्या कहते थे, उन्होंने बताया था पैरेलल रिट्रीट है मॉडल एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। इन्होंने 2 चीजों पे ऑब्जर्वेशन की थी, सेमी एरिड और एरिड रीजन, सेमी एरिड और एरिड रीजन, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में देखा था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि क्लाइमेट और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज जनरली नेग्लिजिबल। इन्होंने तो हर चीज को नेग्लिजिबल कर दिया और बोला कि देखो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होती है लैंडफॉर्म की हर क्लाइमेट कंडीशन पे, बट एक्सेप्ट वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट। कह रहे हैं कि हर जगह तो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। कह रहे हैं हर जगह तो सेम होती है, बट देयर में भी चांसेस कि या तो बहुत ठंडा एनवायरनमेंट हो या बहुत गर्म एनवायरनमेंट हो, वहां पे ये चीजें नहीं चल पाएंगी, ऐसा मिस्टर किंग कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ वर इवॉल्व्ड बाय द टेक्टोनिक इवेंट्स। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही थी कि जो इतने भी लैंडफॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं हमारी धरती पे, वो धरती के अंदर में ऐसी कोई प्रोसेस हुई है जो वो उस लैंडफॉर्म को जन्म दे रहे हैं। तो किंग ने 4 मेजर कंपोनेंट्स की प्रोफाइल बनाई थी, हिल समिट, स्क्रैप, डेब्रिस स्लोप और पिगमेंट्स। तो 3 स्टेजेस थी एलसी किंग की। एज पर दी एलसी किंग देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में वो ये कहते थे कि जो लैंड है ना वो थोड़ा सा अपलिफ्ट है टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। अब वो कहते थे कि मेजर लैंडफॉर्म को जन्म दिया
और इसमें क्या हुआ, रिवर ने ना वैली को वर्टिकली काटना शुरू कर दिया। ये देखो, ये क्रस्ट था हमारा, यहाँ पे रिवर ने काटना शुरू कर दिया। उसके बाद फ्री फेस आया, जो हम कहेंगे लेटर इरोजन बहुत प्रोमिनेंट हुआ, यहाँ पे लेटरली काटता चला गया और रिवर इस तरीके से चली कि वो पिगमेंट पे जा रहा था। रिवर बेस्ड पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन दी रिवर वैली। थर्ड स्टेज पे आ गया वो पेडी प्लांटेशंस पे। पेडी वर्ड जहां भी आए मतलब नीचे वाले सेक्शन की बात हो रही है। तो पेडी प्लांटेशन में क्या हुआ, बहुत सारे पेडिमेंट्स, बहुत सारे डेब्रिस जो अपने साथ वो लेकर आ रही थी ना यहाँ से, फ्री बेस पे तो रुकेगा नहीं, ये बात हम पढ़ कर आए हैं, डेब्रिस पे रुकेगा या पिगमेंट्स पे आके रुकेगा। तो वो इस तरीके का कुछ बताना चाह रहे थे। ये उन्होंने 3 स्टेजेस में अपनी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करा कि किस किस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ही बात बोलती कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, सेमी एरिड, एरिड, अफ्रीकन, सब मेजर पॉइंट्स लिख लेना। उसके बाद बात आई एलेंस वुड ऑफ, अब वुड की बात हो रही है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ज्यादा कुछ खास बोला नहीं, उन्होंने ये बोला था कि वुड 1942 में आए थे। उन्होंने स्लोप टेकिंग क्लिफ, मेजर पॉइंट है, क्लिफ एज अ इनिशियल फॉर्म विच एमर्ज ईदर ड्यू टू इरोजन और अर्थ मूवमेंट। उन्होंने बोला या तो इरोजन हुआ है या कोई अर्थ की मूवमेंट हुई है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग विल पुश बैक द क्लिफ, या तो वो वेदरिंग की प्रोसेस उसको पुश बैक करेगी, जिसको उन्होंने नाम दिया क्लिफ या फिर फ्री फेस। इन दी अदर वर्ड्स, वेदरिंग कोज द फ्री फेस टू retreat पैरेलल, ठीक है। weathered material will collect at all foots the face scraps, ठीक है। the scree accumulates and slowly buries, and the lower parts of free face thus reducing its height. would regarded the foot of the scrap as local base for weathering process. इस तरीके से यहाँ पे weathering हुई, ये चीज इस तरीके से होगी, फिर यहाँ से weathering इतने पे आ गई, ऐसे करके एक एंगल बना दिया इसने। ये वुड का कह रहे थे। नेक्स्ट, स्ट्रेलर। स्ट्रेलर का भी अपना ही कंसेप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मे भी आ सकता है। उन्होंने ना एक अपनी क्वांटिटिव स्टडी दी थी स्लोप की, उन्होंने एक क्वांटिटिव रिवोल्यूशन किया था कि मेरी अपनी थ्योरी का। तो उन्होंने क्वांटिटिव स्टडी में क्या दिया था, उन्होंने ना मेजरमेंट किया था मैक्सिमम स्लोप का, कितना एंगल बन रहा है क्लाइमेट से और कितना एंगल उन्होंने रीजन में। तो एक तो सबसे पहले पढ़ने वाली ये बात है कि उन्होंने एक क्वांटिटिव स्टडी दी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, अब क्वांटिटिव में क्या होगा, कोई ना कोई नंबर से एसोसिएटेड होंगे, तो एक थी मेजरमेंट, ठीक है। अब मैक्सिमम स्लोप एंगल बनाया और बहुत सारे क्लाइमेट रीजन में बनाया। उनकी स्टडी के हिसाब से वो एक ऐसे कंक्लूजन में आए दैट इफ ऑल स्लोप फॉर्मिंग प्रोसेस एंड एज ऑफ ऑल स्लोप्स आर इवन, मतलब उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये कंक्लूड करा कि अगर सारे स्लोप में फॉर्मिंग प्रोसेस मैंने बताई और सारे स्लोप की जो एज है ना वो सिमिलर है, तो एवरेज मिनिमम स्लोप भी सेम आएगा। समझो मेरी बात, अगर प्रोसेस सेम है, एज सेम है, तो जो एवरेज मिनिमम स्लोप भी आएगा ना इतना ही बनेगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। ही कैलकुलेट, उन्होंने क्या कैलकुलेट करा, मीन मैक्सिमम स्लोप एंगल, कि स्लोप कितना एंगल बनाता है। उन्होंने ये एक्सेस किया कि कितना डेविएशन आ रहा है स्लोप में फ्रॉम द मीन स्लोप बाय कंपेयरिंग द डाटा। उन्होंने डिफरेंट पॉइंट जाके पहले तो अपना डाटा को कलेक्ट करा, क्योंकि उनकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटिव इवैल्यूएशन पे बेस्ड थी। तो अगर किसी प्रीलिम्स में भी किसी ऑप्शन में भी आ जाए कि क्वांटिटिव थ्योरी किसकी थी, तो वो फिर स्ट्रेलर की थी। उन्होंने सारी जगह पे जाके डाटा इकट्ठा करा, फिर उन्होंने बताया कि कितना मैक्सिमम स्लोप एंगल बन रहा है। दस स्ट्रोलर की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप डेवलपमेंट के प्रोसेस से भी, क्योंकि चेंजेस दैट स्लोप फॉर्म वुड आल्सो चेंज। उन्होंने ये बताया कि प्रोसेसेस भी चेंज होती हैं, स्लोप भी चेंज होते हैं। थ्रू स्टडीज आल्सो शोन दैट द स्ट्रीम इज क्लोजर टू द बेस ऑफ द फुट ऑफ स्लोप, द स्लोप एंगल बिकम स्टीपर। तो उन्होंने ये सब बताया है। सैविगियर ये क्या कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि जो स्लोप प्रोसेस है वो ऑपरेट करता है डेवलपमेंट से ऑन द एक्टिविटी ऑफ एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फुट। ठीक बात है, उन्होंने बोला कि जो एजेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को, उस पर काफी चीजें निर्भर करती हैं और वो बेस बनाती हैं फुट ऑफ स्लोप। If active agent, river or wave is present, then the debris coming from above is removed and the steeper elements are exposed. ठीक है? As a result, parallel retreat phenomena operates. On the other hand, if such agent, the debris the above will collect and bury the, ठीक है? debris ऊपर ही collect हो जाएगा और वहीं पे दब जाएगा, bury हो जाएगा। अब स्लोप डिक्लाइन होगी, फिर वहां से स्लोप डिक्लाइन होती रहेगी। इन द सेम एरिया बोथ पैरेलल स्लोप कैन अकर ऑन दिस सिचुएशन। बहुत सिंपल स्टोरी है, कुछ ज्यादा नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि जो स्लोप की प्रोसेस है वो एक तो डिपेंडेंट है,
किस पे डिपेंडेंट है? एक्टिव एजेंट्स पे। कौन क्या करते हैं ये एक्टिव एजेंट्स? ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बेस पे, फुट ऑफ स्लोप पे। सारी चीजें ना फुट पे पिगमेंट्स में आके ही रुकेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर वैसे भी गेस करना तो पिगमेंट्स पे आके आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, यही एक्टिव एजेंट्स के बारे में बताएं। इन्होंने थोड़ा एक्टिव एजेंट्स पे फोकस करा, डेब्रिस पे फोकस करा। डेब्रिस होता है कूड़ा करकट, कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, सो ये एंड था वीडियो को। इफ यू लाइक माय वीडियो, और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट, अपना फीडबैक, और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन के द्वारा आपके लिए खुले हुए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके सारे इस चैनल के सारे नोट्स और सारे पीडीएफ देख सकते हो। थैंक यू।